नमस्ते, आदाब। मेरे साथ आज डॉक्टर मुक्तिदार खान साहब हैं यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर से। और मैं इसको ये कहूँगा कि हमें मेरी खुशकिस्मती कि मैं डॉक्टर साहब से बात कर रहा हूँ और एक बहुत अहम मसले पे प्रोफेसर साहब से बात कर रहा हूँ, क्योंकि इनका जो स्पेशलाइज जो ये पढ़ाते हैं वो पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाते हैं। लंबा चौड़ा अगर मैं इनका तारुफ कराने लगूंगा तो लंबा चौड़ा ज़्यादा समय लग जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, एक मुझे जब आपका मैं ऐसे देख रहा था, मुझे एक चीज़ बहुत दिल को छू गई और आज कार्यक्रम खत्म होने से पहले हम लोग एक बार आपसे एक वादा करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन आपके दिल के बहुत करीब है, उस पर आपने बहुत काम किया है शायद। जी हाँ। वो शायद हम सब लोग अपने रोजमर्रा के उसमें बात तो करते हैं, लेकिन उसके प्रति हम सब की सीरियसनेस नहीं रहती है। तो लेट अस अब हम डॉक्टर साहब से ये कह सकते हैं कि डॉक्टर साहब, आज चूंकि एक दूसरे मसले पे हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन अगला जो भी हम लोग जब भी कार्यक्रम करेंगे, जब भी करेंगे, तो ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन एक ऐसा अहम सब्जेक्ट है जिसपे शायद जितनी बात की जाए उतना कम है। और वो कहीं हम सब लोगों की एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस पर हम बात करें, क्योंकि ये बात हमारे घर से ही शुरू हो रही है। डॉक्टर साहब, आज मैं इसलिए आपसे आज समझना चाहा और मैंने आपको को आग्रह किया कि मुझे, क्योंकि कल यहाँ पे खबर आई हिंदुस्तान में कि अभी ट्रम्प साहब ने हिंदुस्तान में एक एम्बेसडर डेजिग्नेट सर्जियो गौर, मैं हो सकता है मैं नाम का जो उच्चारण हो या जो तलफ़ुज़ हो वो गलत हो तो आप उसको दुरुस्त कर दीजिएगा। सर्जियो गौर नाम के एक 38 वर्षीय नवयुवक, यंग, उनके बहुत कॉन्फिडेंट, उनके लड़के के साथ उनके पब्लिशिंग में पार्टनर व्यक्ति को हिंदुस्तान का एम्बेसडर ही नहीं नियुक्त किया, उनको स्पेशल इन्वॉय टू साउथ एंड सेंट्रल एशिया अफेयर्स भी बनाया। मतलब उनकी बाकी एम्बेसडर्स के मुकाबले उनकी इस रीजन में उनकी काफ़ी अहमियत रहेगी। यंग हैं बट डिप्लोमेटिक इस तरह के वो कोई बहुत पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए सिर्फ एक चीज़ बता दूं, फिर प्रोफेसर साहब आपके पास आऊँगा, कि भारत में अमेरिकन एम्बेसडर का एक बड़ा रोल होता है। और हमने ये देखा है कि जब पिछली बार हुआ था, बाइडेन साहब जब जीत के आए थे, जो भी कारण हो, बाइडेन साहब जीत के आते हैं और 20 जनवरी 2021 से जो हमारे फुल टाइम एम्बेसडर साहब होते हैं, जिनको यहाँ पे एम्बेसडर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड प्लेनिपोटेंशियरी बोला जाता है, बिकॉज he is the representative of US state here in India with all the powers of taking decisions. वो 20 जनवरी 2021 को यहाँ से चले जाते हैं वापस। और फिर हमारे पास एक उसको मैं आम भाषा में बोलता हूँ, वैसे तो फ्रेंच वर्ड है, वैसे वो हम लोग जनरली उसको चार्ज दी अफेयर्स बोलते हैं। एक चार्ज दी अफेयर्स का मैं दर्शकों को इसलिए बता दूं, उनके पास वो ताकत नहीं होती है कि वो अहम फैसले अपने मन से करें। उनको हर चीज को फाइल को भेजना होता है यूएसए से आएगा और फिर वो फैसला। और ये अजीब सी एक चीज थी कि मार्च 2023 तक हमारे पास कोई अमेरिका का कोई रेगुलर एम्बेसडर नहीं पोस्ट किया था अमेरिका ने। मैं इस पे बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले सर्जियो गौर साहब, जिनको अमेरिका, जो ट्रम्प साहब ये कह के भेज रहे हैं कि मेरे बहुत ट्रस्टवर्दी हैं और जो हु कैन डिलीवर माय एजेंडा, तो एजेंडा तो थोड़ा खौफ का भी होता है, ट्रम्प साहब का एजेंडा कहाँ के लिए क्या होगा। ओवरऑल ये जो अभी हुआ है, इस पे पहली आपकी एक वो ले लें, टिप्पणी ले लें, एंड देन वी विल आई हैव फ्यू मोर क्वेश्चंस। प्रोफेसर मुक्तिदार साहब। तो आनंद साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने बुलाया आपके शो पर। आई एम बिग फैन फॉर ए लॉन्ग टाइम, और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम और नमस्ते। मैं दो चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। पहले कि अमेरिका में जो सेनेट है, यानी हमारी जो राज्यसभा है, वो हमारी लोकसभा से ज़्यादा पावरफुल होती है, बिकॉज दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पब्लिक। 6 साल के लिए सेनेटर्स आते हैं और स्टेट वाइड इलेक्शन होता है, पूरा स्टेट वोट करता है उनको। तो जो एम्बेसडर्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली उनको अप्रूव करना पड़ता है सेनेट। तो ये जो गोर को जो नॉमिनेट किया गया है, सर्जियो गोर को, ही इज जस्ट एन अपॉइंटी, लेकिन उसको सेनेट विल रैटिफाई इट, तो वो एम्बेसडर की उनकी हैसियत बनेगी। ये जो चार्ज दी अफेयर्स होता है, इज जस्ट स्टैंड बाय, उसके पास सेनेट रैटिफिकेशन नहीं होती है। तो दैट इज द बिग डिफरेंस बिटवीन एन एम्बेसडर और चार्ज दी अफेयर्स इन अमेरिका।
दूसरी चीज सर ये है कि हिस्टोरिकली अमेरिका ने इंडिया को इतनी अहमियत दी कि आपको याद होगा जॉन एफ कैनेडी के ज़माने में केनेथ गैल्ब्रेथ एम्बेसडर हुआ करते जो हार्वर्ड के प्रोफेसर थे, इतने डिस्टिंग्विश्ड लोग। पैट्रिक मोइनीहैन को अपॉइंट किया गया था और हु वाज आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट सेनेटर्स एवर जो इंडिया के एम्बेसडर रहे हैं। एरिक गारसेटी भी बहुत ही मतलब एरिक गारसेटी को आपने जो कहा इतना तवील वक्त तक एम्बेसडर नहीं अपॉइंट किया, इसलिए कि जो बाइडेन डरे हुए थे एरिक गारसेटी से कि वो 2024 में ही विल रन फॉर प्रेसिडेंट। एरिक गारसेटी बहुत स्पेशल आदमी है, वो मैक्सिकन ओरिजिन के हैं और वो ज्यूश है। सो ही इज ज्यूइश हिस्पैनिक अमेरिकन समझ जाइए आप। सो इट्स ए वेरी पोटेंट कॉम्बिनेशन फ्रॉम पॉलिटिकली आप कह सकते हैं। सो और वो मेयर रह चुके हैं लॉस एंजलिस का और बहुत पॉपुलर हैं, कोलंबिया से पढ़े लिखे हैं। आपको पता है ही वाज एबीडी यानी तकरीबन पीएचडी थे वो। और हाँ, और हिंदी भी पढ़े हुए थे वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। सो और रोड स्कॉलर थे वो जाके ऑक्सफोर्ड में। तो आप उसको देखिए, फेरारी और ये ऑटो रिक्शा, मतलब इतना फर्क है ये सर्जियो गोर में। लेकिन जो दूसरी बात मैं आपसे कहना चाह रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट बन के आए 2017 में पहली बार, तो ही हैड द सेम आइडेंटिकल एजेंडा, कुछ नहीं बदला है। फर्क ये है कि ही वेंट फॉर स्टालवर्ट, जो मशहूर रिपब्लिकन्स थे उनको अपने कैबिनेट वगैरह में लेकर आए और वो दे वर एक्टिंग लाइक ए हैंड ब्रेक ऑन हिम। तो डोनाल्ड ट्रंप गाड़ी चला रहे थे विद ए हैंड ब्रेक। मिसाल के तौर पे जॉन बोल्टन उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ही वाज नॉट पुशिंग द प्रेसिडेंट एजेंडा। अब वो जो आए हैं, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन कॉम्पिटेंस, उनको लॉयल्टी चाहिए। मैं जो बोलूं वो करें, मुझे ब्रेक नहीं चाहिए, मुझे एक्सीलरेटर दबाने वाला चाहिए। तो आप देखें, आप पीट हेग्सेथ से लेके कोई भी कॉम्पिटेंट बंदा नहीं है। काश पटेल तो बाकायदा वो तो सड़क के गुंडे की तरह है। वो उनका काम यही है कि जिसको मारो, डोनाल्ड ट्रंप कहता है एफबीआई के तरफ से, वो उसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये गोर भी उसी तरह का बंदा है, वेरी लॉयल। और ये स्पेशली लॉयल है, कहते हैं कि दो ऐसे शख्स हैं जो दरवाजा नॉक करे बगैर डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस में घुस सकते हैं। वो एलिजाबेथ वाइल्स हैं, उनकी चीफ ऑफ स्टाफ, और ये बंदा है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसको ट्रस्ट किया था टू सेलेक्ट ऑल द पीपल। 4000 अपॉइंटमेंट्स किए हैं इसने एडमिनिस्ट्रेशन में, और इसकी कोई क्वालिफिकेशंस नहीं है एक्सेप्ट लॉयल्टी टू डोनाल्ड ट्रंप्स फैमिली। कोई एक्सपीरियंस नहीं है गवर्नेंस का। ही नोज नथिंग अबाउट यूएस फॉरेन पॉलिसी या यूएस इंडिया रिलेशंस। तो मुझे लगता है ही इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर फॉर इंडिया एज वेल एज फॉर अमेरिका, क्योंकि ये वहां आएंगे एंड ही इज गोइंग टू पुश India to be loyal to Trump, not to America. He is not interested, Quad, what, कुछ नहीं। He is saying जो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं आप उस पे चलें। अगर वो कहते हैं कि मैंने सीज फायर कराया, at some point you will have to say this। ये एक ही मकसद से आए हैं वो। दूसरी चीज ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को एक चीज समझ में आ गई है कि अगर इंडिया को चिढ़ाना है तो पाकिस्तान की तारीफ करो। इस लिटरली ट्रोल कर रहे हैं वो इंडिया को। और ये जो इनको प्रमोशन दिया है, ही इज वेरी स्पेशल ऑन वाई कि वो ही इज इन चार्ज ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशिया, क्योंकि पाकिस्तान सेंट्रल एशिया में आता है, साउथ एशिया में नहीं आता इन द स्टेट डिपार्टमेंट। टू ब्रिंग पाकिस्तान अंडर हिम, वो जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना इंडिया में, रीहाइफिनेशन कर दिया है इंडिया पाकिस्तान को। सो इट इज लाइक एन इंसल्ट। अमेरिका ने इंडिया को इंडिया की तरह नहीं देख रहा है आजकल, जैसा पहले पाकिस्तान के लेंस के थ्रू देखते थे, अब चाइना के लेंस के थ्रू देख रहे हैं, अब फिर दोबारा वापस पाकिस्तान के लेंस के थ्रू देख रहे हैं। सो इट इज, आई थिंक, एज ए, अगर मैं इंडिया का एम्बेसडर होता तो आई वुड टेक दिस एज एन इंसल्ट कि आप मुझे पाकिस्तान के, एटलीस्ट चाइना के साथ मिलाएं, दैट इज फाइन, राइजिंग पावर है। ये क्या आप, मतलब मेरे 1/10 ऑफ द इकोनॉमी है हमारी पाकिस्तान, आप उसके साथ। बट दिस हैज बिकम ए पॉलिसी। अगर याद होगा ओबामा के जमाने में दे रियलाइज कि हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग अलग नहीं देख सकते, एफपैक रीजन बना दिया था उन्होंने, एफपैक करते थे। तो अब डोनाल्ड ट्रंप इज लाइक मिक्सिंग दिस पाकिस्तान इंडिया मॉडल। और आई कैन टेल यू दिस मच सर, कि सर्जियो गोर की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी ही नहीं है टू डू ऑल दैट। वो समझ कि रीजनल फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, कंट्री वाइज फॉरेन पॉलिसी और ग्लोबल फॉरेन पॉलिसी को, बस ही इज गोइंग टू आस्क डोनाल्ड ट्रंप आपको क्या चाहिए, एंड ही इज गोइंग टू ट्राई एंड पुश दैट वेरी अग्रेसिवली।
तो मुझे लगता है कि इंडिया ने जितने सब्र से रिस्पॉन्ड किया है डोनाल्ड ट्रंप को, अब वो सब्र को जरा डबल ट्रिपल कर लें और इसको बर्दाश्त करने, क्योंकि एरिक गारसेटी ने थोड़ा स्पॉइल कर दिया था इंडिया को। आपको याद है वो मद्रास जाके चाय पीते थे, ही वाज एंगेजिंग विद पब्लिक, उसने डांस भी करना शुरू कर दिया था बॉलीवुड की, राइट? This guy is not going to be like that. He is going to be very business oriented. He might even look for business opportunities Trump की फैमिली के लिए, इस तरह की चीज़ें वो करेंगे। और ये रिहाइफिनेशन तो चलते ही रहेगा। सो इट्स गोइंग टू बी अ मोर डिफिकल्ट पॉइंट। आपने शायद देखा नहीं होगा, ब्लूमबर्ग में आज रिपोर्ट आ रही थी कि इंडिया हैज़ नाउ हायर्ड अनदर लॉबी ग्रुप, $75,000 पर मंथ उसको दे रहे हैं टू। तो इट इज़ एन एक्नॉलेजमेंट। देखिए, आप लॉबीज को जब हायर करते हैं जब आपको एक्सेस नहीं मिल रहा है, डॉक्टर जयशंकर की लंबी हिस्ट्री है। डॉक्टर जयशंकर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओबामा कमिंग टू इंडिया। एक बहुत ही मशहूर किस्सा है, जब उन्होंने अपने आईफोन पे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस ओबामा को दिखाया था कि इतना शानदार होता है, यू शुड कम फॉर इट। तो जब वो इंडिया के एम्बेसडर थे, तो जब से ही इज कनेक्टेड टू द एस्टैब्लिशमेंट। मतलब वॉशिंगटन में इतने लोग नहीं होंगे जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी कम्युनिटी को जानते हैं जितने डॉक्टर जयशंकर होंगे, क्योंकि इतने सारों से वो काम कर रहे हैं। उसके बावजूद ही फील्स द नीड कि मुझे लॉबिस्ट को हायर करना है। तो आप सोचिए कि कितना बुरा हाल हो गया है। जी प्रोफेसर, मैं एक चीज और इसलिए क्योंकि वो कंपैरिजन है और बिना उसके नहीं होता। आपने पाकिस्तान की बात कही, मैं जब देख रहा था तो चाइना को यूएसए जितना भी इतने डेलिकेटली हैंडल करता है, और आज से नहीं, चाइना में टिल जब से चाइना बना है आज तक चार्ली अफेयर नहीं रहा है। दे ऑलवेज हैड अ फुल टाइम एम्बेसडर। वो चाइना को दे नो नॉनसेंस। दूसरा, अभी आपके जो वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं वेंसी साहब, उन्होंने कल एक अटैक किया है इंडिया के ऊपर कि भाई हम तो रशिया को ठीक करना है हमें, और इसलिए हम इंडिया से तेल पेनाल्टी और सैंक्शंस लगा रहे हैं। हमसे ज्यादा तेल इंपोर्ट कर रहा है चाइना फ्रॉम रशिया, उस पर बिल्कुल मुंह सिल के रखे हुए हैं। तीसरा, मैं एक चीज और कह दूं इसलिए चाइना का, कि चाइना के राष्ट्राध्यक्ष को, हेड ऑफ स्टेट को बुलाया जाता है कि प्लीज कम फॉर द स्वेरिंग इन, एंड विच ही रिफ्यूजेस कि मेरे पास नहीं है। मैं इन तीनों के मद्देनजर वो चाइना और इंडिया को, मतलब हम सबसे लार्जेस्ट वो हैं, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भी हैं, सबसे बड़ा देश भी हैं इन नंबर्स, हमें कहाँ रख रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ भी अब एक कंफ्यूजन ये हो गया है कि मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं, मैं अमेरिका के पीछे जाऊं कि चीन के पीछे जाऊं। देयर इज अ कंफ्यूजन इन इंडिया। तो पहले तो मैं वो चाइना वाला जवाब दे देता हूँ। पिछले 3-4 दिन में जो सवाल अमेरिकन मीडिया भी पूछ रहा है बार बार, ये रूबियो से भी पूछा गया, स्कॉट बेसेंट से भी पूछा गया जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है, कि आपने इंडिया पे टैरिफ लगाए, चाइना पे क्यों नहीं लगाए? क्योंकि यूक्रेन की बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस मुल्क में लोगों को, और दे आर वेरी अपसेट कि क्यों लिंडसे ग्राहम तो दोनों चाइना और इंडिया के ऊपर 500% टैरिफ लगाना चाहते हैं। तो स्कॉट बेसेंट ने एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड जवाब दिया, जिससे मैं रिपब्लिकन नहीं हूँ, आई हैव थोड़ा स्लाइट कंटेम्प्ट है मेरे लिए रिपब्लिकन्स के लिए, लेकिन आई वाज वेरी इम्प्रेस। उसने कहा कि अमेरिका की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारा जो जियोपॉलिटिकल ओपोनेंट है वो हमारा इकोनॉमिक चैलेंजर भी है। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका का जो सबसे बड़ा इकोनॉमिक चैलेंज था वो जापान और जर्मनी से आ रहा था, जो एलाइज थे, और जो जियोपॉलिटिकल चैलेंज था वो सोवियत यूनियन से आ रहा था, विच वाज नॉट ए इकोनॉमिक पावर हाउस। लेकिन अब पहली बार ऐसी चीज हो गई है कि चाइना इज एन इकोनॉमिक चैलेंजर एज वेल एज ए जियोपॉलिटिकल चैलेंज। अब चाइना की नेवी अमेरिका की नेवी से बड़ी हो गई है इन साइज, और इकोनॉमी इज कैचिंग अप। लोग कहते हैं कि चाइना ने अपना युआन दबा के रखा हुआ है। अगर युआन को उतना फ्री रख देते जितना डॉलर है, तो शायद आज चाइना की जीडीपी भी उतना ही होती जितना अमेरिका की है। दूसरी चीज ये, स्कॉट बेसेंट ने एक इंटरेस्टिंग जवाब दिया। इसे अगर आप यूक्रेन वॉर से पहले जाके देखें तो चाइना 11% अपना तेल चाइना से लेता था, अब कुछ 16% या 13% से 16%, सिर्फ 3% बढ़ा है। इंडिया हैज गॉन फ्रॉम 1% टू 40%, यानी हाँ। तो और फिर इंडिया एक्सपोर्ट भी कर रहा है, इंडिया इज सेलिंग इट, लिटरली प्रॉफिटिंग। अगर आप इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की वेबसाइट पे जाएंगे तो एक डैशबोर्ड बोल के मिलता है आपको। तो उस डैशबोर्ड पे एक ही शॉट में सब कुछ नजर आ जाता है। आप या तो पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड देख लें या पिछले साल भर का। तो पिछले साल भर का अगर आप देखें तो इंडिया के सबसे बड़े इंपोर्ट्स $140 बिलियन तेल था,
और इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट भी अब तेल हो गया है। $60 बिलियन से ज्यादा एक्सपोर्ट किया है इंडिया ने पिछले साल, और इस पिछले 3 महीने में भी द बिगेस्ट इंपोर्ट इज क्रूड ऑयल, बिगेस्ट एक्सपोर्ट इज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो इंडिया खुद, आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, डैशबोर्ड ऑन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडिया की, तो उसमें ये साबित हो रहा है कि इंडिया इज प्रॉफिटियरिंग फ्रॉम इट, नॉट चाइना। ये जो जवाब आ रहा है, इट्स वेरी सोफिस्टिकेटेड आंसर, और इंडिया में अनफॉर्चुनेटली पीपल आर नॉट पेइंग अटेंशन टू दैट। दूसरी चीज ये है कि इंडिया में फॉर सम रीजन दे अंडर एस्टिमेट चाइना। चाइना इंडिया से 5 गुना बड़ा है इन इकोनॉमी एट 19 ट्रिलियन डॉलर। अभी तो इंडिया $4 ट्रिलियन पे है, तो तकरीबन 5 गुना ज्यादा है। और मैं आपके सुनने वालों को एक शॉक देने वाला हूं कि पिछले 4.5 साल में, यानी कोविड के बाद से, चाइना ने एक पूरा इंडिया ऐड कर लिया है अपने इकोनॉमी को। चाइना हैज गॉन फ्रॉम $14 ट्रिलियन टू $19 ट्रिलियन सिर्फ पिछले 4.5 साल में। आप बताएं, आप कितनी ग्रोथ है ये। और अमेरिका ने 2 इंडिया और 1 सऊदी अरेबिया ऐड किया है, $9 ट्रिलियन, $21 ट्रिलियन से 30 ट्रिलियन। सो इट इज नॉट इन द सेम लीग, आई एम सॉरी टू से। इंडिया को इसलिए फिर वो आप पाकिस्तान से कंपेयर करके, बांग्लादेश से कंपेयर करके, यू सडनली लुक गुड कि हम उससे 10 गुना बेहतर हैं वगैरह। बट और सिर्फ आप देखिए, इंडिया में सिर्फ 2 चीजों की बात हो रही, साइज ऑफ द इकोनॉमी और रेट ऑफ ग्रोथ। देखिए, अगर आपकी तनख्वाह $1000 है और आप 50% से ग्रोथ हो रहे हैं, और मेरी तनख्वाह $1,00,000 है और अगर मैं 10% से भी ग्रोथ हो रहा हूं, तो किसकी ग्रोथ ज्यादा हो रही है? ये बात लोग, they are not looking at it that way. So it is very important कि लोग समझें कि from an American point of view। और एक चीज जो हुई है सर, ये कि 5 महीने लगा दिए इंडिया ने नेगोशिएट करते हुए ये टैरिफ का मामला। और मुझे लगता है कि ट्रंप ने हर 2-3 हफ्ते से पूछा होगा हावर्ड लटनिक से, व्हाट्स हैपनिंग अबाउट इंडिया, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो हावर्ड लटनिक ने हर बार उसको एक्सप्लेन किया होगा कि ट्रंप की क्यों मुश्किल हो रही है। तो बेसिकली ये बात जो छुपी हुई थी कि इंडिया बहुत बड़ा टैरिफ लगाता है, उसकी डिटेल्स ट्रंप को पता चल गए। अरे, हम पे 100% लगाते हैं, इस पर 150%, ये कोई बात हुई? अमेरिका के कार्स पे आप 50% टैरिफ लगाते हैं, अमेरिका के मेडिकल इक्विपमेंट पे 60% टैरिफ हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ये सब देख कर कहते होंगे कि यार, ये तो हमको एक्सप्लॉइट कर रहा है। हमारी तो एवरेज जो अमेरिका ने लगाया हुआ था 3% था टैरिफ, और इंडिया का एवरेज 17% था। सो इट वाज मेनी टाइम्स ओवर। तो आई थिंक ही हैज रियलाइज्ड 2-3 थिंग्स कि एक, इंडिया ने थोड़ा एक्सप्लॉइट किया है अमेरिकन इकोनॉमी को, और दूसरी चीज ये है कि आई कैन डील विद चाइना डायरेक्टली, मुझे इंडिया की जरूरत नहीं है। दीज आर द 2 थिंग्स ही हैज रियलाइज्ड। क्योंकि ये जो क्वाड के दौरान ने इंडिया ने बहुत पैम्पर किया है। आपको मिसाल देता हूं मैं, जब इंडिया में G20 की समिट हुई थी, तो एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी बाइडेन, ट्रूडो और नरेंद्र मोदी की अबाउट रॉ के एक्टिविटीज इन कनाडा एंड ये जो पन्नो गेट जो कहते हैं। तो वो सारा का सारा वहां पे डिस्कशन हुआ मोदी के साथ। ये तो बाद में बाहर आ गई है, ये मैं कोई छुपी हुई बात नहीं कह रहा हूं आपसे। लेकिन बाइडेन डिडंट मेक इट पब्लिक, ताकि वो इंडिया का G20 खराब नहीं करना चाह रहा था। इंडिया की जो शाइनिंग थी, ही डिडंट वांट टू स्पॉइल द ग्लोरी ऑफ इंडिया, और उसने ट्रूडो को दबा के रखा कि डोंट रेज दिस इशू। फिर ट्रूडो 3-4 महीने के बाद उस मुद्दे को उठाए, क्योंकि इंडिया डिडंट रिस्पॉन्ड। सो अमेरिका वाज रियली सपोर्टिंग इंडिया अंडर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। वो उसके बाद अब अमेरिका में जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो कह रहे हैं, ठीक है, हमने इतना सादा किया है इंडिया के साथ, व्हाट हैज इंडिया डन फॉर अस विद इन द क्वाड? ये सवाल उठने लग गया है, और दे आर नॉट हैप्पी विद द आंसर। ऑनेस्टली मैं आपको ये कह सकता हूँ, और ये दोनों तरफ है। जी, ये मतलब डेमोक्रेट्स भी ये सवाल पे दे आर अ बिट अनहैप्पी कि इंडिया हैज डन वेरियस थिंग्स जो उनको नजरअंदाज करना पड़ रहा है, ह्यूमन राइट्स को लेकर, ट्रांसनेशनल रिप्रेशन को लेकर, और फिर उसके बाद रिपब्लिकन ट्रेड को लेकर दे आर वेरी अपसेट। सो आई थिंक देयर हैज टू बी सम फंडामेंटल रीथिंकिंग इन इंडिया कि अगर वो अमेरिका के साथ चलना चाहते हैं तो दे नीड टू हैव अ स्लाइटली डिफरेंट बैलेंस। जी, मेरे पास बहुत क्वेश्चंस है। मैं एक तो अपने दर्शकों से कह दूं कि प्रोफेसर मुक्तिदार साहब का एक कॉन्वर्सेशंस करके एक यूट्यूब चैनल है, प्लीज गो देयर। आपको बिल्कुल नए तरह से, मैं इसलिए कह रहा हूँ अपने दर्शकों को, एक नया एंगल, जो अमेरिका की दृष्टि, वहां पे बैठा हुआ आदमी एक उसको कैसे देख रहा है, यू विल एनरिच योरसेल्फ।
तो प्लीज गो एंड वॉच कन्वर्सेशंस आल्सो। प्रोसा, मैं आखिरी सवाल इसलिए पूछ लूं, मेरे पास बहुत सवाल हैं, उसको किसी और दिन करेंगे, लेकिन एक चीज यहाँ, ये जो आप बात कह रहे थे, इस तरह की भी खबर आई है, और इस तरह से किसी न्यूयॉर्क टाइम्स से कहीं मैंने रिपोर्ट पढ़ी है, जहां पे अमेरिका के जो ट्रेजरी या इस तरह के जो लोग हैं, जो पीपल हु मैटर्स, उनका कहना यह है जो क्रूड को लेके कि भाई हिंदुस्तान रशिया से क्रूड ले रहा था, अगर अपने यहाँ के लोगों के लिए वो सस्ता क्रूड लेके उनको सस्ते में देता तो हमें लगता कि वी आर डूइंग समथिंग गुड फॉर द कंट्री, पर वो प्रॉफिटिंग कंट्री नहीं कर रहा है, वो प्राइवेट हाथों में वो पैसा दे के और प्रॉफिटिंग कर रहा है। सो दे आर वेरी अपसेट अबाउट इट। नंबर 2, एक यहाँ पे एक चल रहा है, मैं उससे आपसे इसलिए पूछना चाह रहा हूँ, एक मुकेश अंबानी जी और अडानी जी का एक खींचतान चलती रहती है। अडानी जी इज मोर क्लोज टू मोदी। अंबानी जी का अभी एक ऐसा इंप्रेशन हुआ है कि ही हैज शिफ्टेड, ही इज मोर क्लोज टू ट्रम्प। इस तरह की कुछ हुई है, जब ट्रम्प आए भी थे तो वहां गए थे और कुछ वो कर रहे हैं, उनके साथ कुछ जॉइंट वेंचर भी कर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी के ऊपर ईडी की रेड्स हो रही हैं, उनके ऊपर सीबीआई की रेड्स हो रही हैं, जो आज तक नहीं हुई थी, और ये सब चीजें पुरानी हैं। तो यहाँ पे एक बात ये भी चल रही है कि कहीं ना कहीं इंडियन उसमें मुकेश अंबानी को मतलब इंडियन जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो मुकेश अंबानी को, बिकॉज ही इज गोइंग वेरी क्लोज टू ट्रम्प, उनको उनकी जगह दिखाना चाह रहा है, और इसको लेके भी ये सब जो क्रूड रूड ये चल रहा है। मैं इफ यू हैव सम आइडिया ऑन दिस, तो इफ वेरी ब्रीफ रिएक्शन। तो सर एक चीज तो ये है कि जो प्रॉफिटेरिंग, ये स्कॉट बेसेंट ने कहा था कि प्राइवेट फैमिलीज आर मेकिंग द मनी, लेकिन जो प्रॉफिटेरिंग हो रही है वो मुकेश अंबानी कर रहे हैं, राइट? जामनगर में जो उनकी रिफाइनरी है, तो अमेरिका का एस्टिमेट है कि उन्होंने $16 बिलियन कमाए, और ये जो, और अगर आप खरीद से जाके देखें, जो इंडिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है वो नेदरलैंड्स है। तो मुझे लगता है कि मुकेश अंबानी इज द एक्सपोर्टर एंड द इंपोर्टर बोथ, क्योंकि इंडिया को जो 4 बड़े फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आते हैं वो मॉरिशियस, सिंगापुर, यूएस और नेदरलैंड से आते हैं, और ये जो 3 कंट्री है अमेरिका को छोड़कर, ये राउंड अबाउट कहते हैं उसको, मतलब इंडिया के बिजनेसमैन वहां जाके फेक कंपनीज खोल के फिर वहां से वापस पैसे। तो मुझे लगता है नेदरलैंड्स इज वेरी बिग प्लेस फॉर दिस काइंड ऑफ चीजें, मतलब आप वहां पे जाके कंपनी, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि मुकेश अंबानी इज ऑल्सो इम्पोर्टिंग इट फ्रॉम नेदरलैंड्स और फिर रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो जयशंकर कह रहे हैं यूरोपियन कंपनीज इंपोर्ट कंट्रीज वो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हैं, और जैसा कि फॉर एग्जांपल हंगरी है, उनकी इकोनॉमी डूब जाएगी अगर वो रशिया से तेल ना खरीदे या रशियन ऑयल ना ले। और जहां तक कि अंबानी का कैसे, आपने देखा होगा कि एक वीडियो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था इनॉग्रेशन के बाद, क्योंकि मोदी ने बहुत लॉबिंग की थी टू गेट इन्वाइटेड, ही वॉज नॉट इन्वाइटेड, लेकिन उसमें वो गुरपतवान सिंह पन्नो की जो वीडियो है वो मशहूर हो गई, लेकिन उसमें ये भी था कि अंबानी भी वॉज देयर। तो अंबानी साहब ने वो $1 मिलियन का टिकट खरीद के वो वहां पहुंच गए थे, ही वॉज देयर, बट ही वॉज देयर इन द इनॉग्रेशन सेरेमनी में भी थे। लेकिन जो खतर में जो मीटिंग हुई थी, अगर आपको याद है डोनाल्ड ट्रंप की, उसमें भी अंबानी वॉज प्रेजेंट। तो वहां से इट बिकेम अपैरेंट कि अंबानी वॉज ट्राइंग टू लॉबी दैट, बट आई एम नॉट श्योर कि वो दे आर गोइंग आफ्टर मुकेश अंबानी, या तो नरेंद्र मोदी बदला ले रहे हैं, लेकिन खुद अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी में दुश्मनी है। सो आई थिंक के गोइंग आफ्टर अनिल अंबानी इज सिग्नल के, क्योंकि अगर वो मुकेश अंबानी के खिलाफ जाना चाह रहे थे तो सरकार को बहुत अच्छा बहाना मिल गया ना कि आपने हमारी फॉरेन पॉलिसी पे पानी फेर दिया है, अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब कर दिए $16 बिलियन के लिए। तो आई थिंक मोदी कुड हैव हैड मतलब एस्केप रूट मिल गई थी ना उनको, कि अंबानी को स्केप गोट बना सकते थे वो फॉरेन पॉलिसी का, लेकिन नहीं बनाया उन्होंने। सो आई थिंक दैट देयर इज समथिंग बिट मोर गोइंग ऑन। और दूसरी चीज ये है कि एक लॉ है अमेरिका में जो करप्शन के खिलाफ है, जो अदानी पे लगाया गया था, ट्रंप उस लॉ के खिलाफ है इन प्रिंसिपल, क्योंकि वो कहते हैं कि चाइनीज बिजनेसमैन रिश्वत देकर कॉन्ट्रैक्ट्स ले लेते हैं और अमेरिकन नहीं दे सकते। दिस इज एन डिसएडवांटेज। करप्शन तो उस मुल्क में हो रहा है, हमारे पास नहीं हो, तो लेट अस डू दैट। तो वो उन्होंने पाम बॉन्डी को कह दिया यहाँ पे, अटॉर्नी जनरल को, कि ये सारे केसेस आप फॉरवर्ड ना करें,
तो अदानी इसलिए बचे हुए हैं कि वो It's on hold. It's on hold. इट्स ऑन होल्ड बिकॉज ट्रम्प सेड, लेकिन दे हैव नॉट, मतलब निकाल नहीं दिया केस, खत्म नहीं किया है. It is हाँ, not- तो मुझे लगता है कि आई थिंक डोनाल्ड ट्रम्प बहुत फिकल है भाई। आप देखें, मार्को रूबियो ने इतनी गंदी गंदी बातें की डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ कैंपेन में, उनके हाथ के साइज की बात की थी, वो सब आपको तो पता है, मर्दानगी पे चैलेंज किया था, लेकिन अब वो उसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और नेशनल, क्योंकि उसने बस जाके कह दिया कि मैं गलत था, मैं आपके साथ हूँ। एंड आई थिंक एक ईगो इशू भी बन गया है विद प्राइम मिनिस्टर मोदी, वो फोन कॉल के बाद जो 21 या 22 जून को हुआ था, एंड आई थिंक उसके बाद से इट हैज बिकम एन ईगो इशू विद इंडिया। एंड आई थिंक अगर आप देखिए, खुददारी और गैरत फुकट में नहीं आती, उसकी कीमत अदा करनी। I agree. And especially if the pride is for the nation. मैं बस प्रोफेसर साहब, मैं अपना these all are assumptions. मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी जिस कम्युनिटी से आते हैं, वहां पे मैंने कभी आपस में बंटवारे में इन लोग में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है. दे डोंट, जैसे मैं जहां से आता हूं, मैं यूपी से आता हूं, ईस्टर्न यूपी से, वो 100 मीटर जमीन के लिए पूरा घर बेच देंगे, एक दूसरे के गोली मार देंगे, लेकिन दे आर फ्रॉम अ कम्युनिटी, और इसीलिए वो प्रॉस्पर करते हैं कि उनका मुकदमेबाजी नहीं. तो यहाँ पे बहुत से लोगों का ये भी मानना है, जो एक हिंदी में बोले तो मिली जुली कुश्ती है. इट इज अ फिक्स्ड मैच बिटवीन मुकेश अंबानी एंड तुम इसको ऐसे करो तो, क्योंकि अल्टीमेटली हु इज द लूजर? अब इस देश में 3 बैंक्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, दे हैव डिक्लेयर्ड अनिल अंबानी एज फ्रॉड. जी हाँ, FRAUD करके फ्रॉड बोला है, और उसके बाद वो उसी महल में रहता है, उसी प्राइवेट जेट में चलता है, उसी तरह से मस्ती करता रहे. तो ये कहीं ना कहीं से इट कैन बी समथिंग विच इज फॉर द पर्पस ऑफ 50,000 की चीज को 500 रुपए में, 500 करोड़ में वो सेटल हो जाती है, मतलब समथिंग लाइक दैट. ये ऐसा उनके, तो वो कहीं ना कहीं लोगों का एक मन में ये भी है कि ये सब एक दूसरे से मिले जुले हैं, एंड दे आर प्लेइंग ट्रिक्स फॉर द, इस तरह का भी एक, हाँ, मतलब बैंक्रप्सी एक पार्ट डिक्लेयर कर दिया ताकि दूसरे पार्ट को प्रोटेक्ट कर सके. इट्स पॉसिबल. You cannot rule out this. Thank you so much, Professor. It was very nice talking to you and very refreshing. उम्मीद है मैं अपने दर्शकों को कहूँ कि मैं प्रोफेसर साहब को बीच बीच में तंग करता रहूंगा, क्योंकि एक नए तरह से होता है. और फिर से एक बार कॉन्वर्सेशंस को आप लोग फिर से देखिए. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू.